हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं आज विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है? जब किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं, त्वरित मतलब उसको एक तरह से, त्वरित का मतलब है त्वरण के साथ गति। कोई आवेशित कण है, मान लो ये कोई कण है, ऋणावेशित है और ये त्वरित होता है। त्वरित मतलब त्वरण के साथ गति करता है ना। जब भी कोई चीज़ गति करती है तो उसके पास त्वरण होता है ना। हाँ, अगर कोई आवेशित कण नियत वेग से गति करता है तो जब उसका वेग कांस्टेंट होता है तो उसके पास त्वरण नहीं होता है। तो ये आवेशित कण त्वरण के साथ गति कर रहा है, इसका मतलब ये आवेशित कण नियत वेग से गति नहीं कर रहा है, इसका वेग या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कण जब त्वरण के साथ गति करता है, मतलब कोई आवेशित कण जब त्वरित किया जाता है, इसका मतलब त्वरण के साथ गति करता है, अर्थात नियत वेग से गति नहीं करता है। क्योंकि जब भी कोई कण नियत वेग से गति करता है तो उसके पास त्वरण नहीं होता है। तो मेरी बात समझो, जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। पहली बात सुनी मेरी, तो एक एक बात को समझते चलो। जब किसी आवेशित कण हो, चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो वह कण, त्वरित का मतलब समझ गए, कोई आवेशित कण है उसको फेंका जाए, उसका वेग परिवर्तित होता रहे, तो ऐसे कण को बोलेंगे त्वरित कण। जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। जब किसी आवेशित कण को त्वरित करते हैं तो वह कण क्या उत्पन्न करता है? तो वह कण विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। क्लियर? अब आगे समझो। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो क्षेत्र होते हैं। नाम ही लग रहा है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो क्षेत्र होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। एक एक बात को समझ लो ढंग से। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। सही है। अच्छा, अगली बात, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं
ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये क्लियर हो गए। ये दोनों क्षेत्र जो होंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो क्षेत्र होते हैं, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण रखते हैं, ऐसे समझ लो। क्लियर ढंग से एक एक बात को समझो। अगली बात, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र तरंग के रूप में गति करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र किसके रूप में गति करते हैं? तरंग के रूप में। तरंग देखिए आपने ऐसे, ये दोनों क्षेत्र ऐसे गति करते हैं। ठीक है, तरंग के रूप में गति करते हैं। तो हम कह सकते हैं, आता है ये दोनों क्षेत्र मिलकर कौन सी तरंग बनाते हैं? कौन सी क्या बनाते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण बनाते हैं। एक एक बात को क्लियर कर लो। विद्युत चुंबकीय विकिरण बनाते हैं। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में दो क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों तरंग के रूप में गति करते हैं, तरंग की तरह चलते हैं। क्लियर? अच्छा, ये दोनों क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है जैसे तरंग, विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही बात है। तरंग ऐसे गति कर रही है, ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र इसके, ये तो हो गई तरंग संचरण की दिशा। जैसे तरंग जो है इधर से इधर जा रही है, तो ये तो हो गई तरंग संचरण की दिशा, तो इसके लंबवत होंगे। एक क्षेत्र ऐसे होगा इसके लंबवत, और एक क्षेत्र ऐसे होगा। समझने की कोशिश करो, सामने देखो। जैसे ये तरंग तो ऐसे चल रही है, इधर आपकी तरफ आ रही है ना, तो एक क्षेत्र ऐसे होगा इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, और एक ऐसे होगा, ये भी लंबवत है, और ये आपस में भी दोनों क्षेत्र एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझो। जैसे ये तो हो गई तरंग तो ऐसे चल रही है, तो एक क्षेत्र तो ऐसे चलेगा है, और एक क्षेत्र ऐसे चलेगा बाहर अंदर। समझ गई मेरी बात है? तो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे और तरंग संचरण की दिशा के भी दोनों क्या होंगे? लंबवत होंगे। बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ लिख, एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको और समझाता हूँ आगे। इसे नोट करो। फटाफट लिखो और मुझे कमेंट में डालो। ये नोट कर लिया ना आपने? तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। और क्लियर समझ लो, देखो इधर
ठीक है, और क्लियर समझ लो इस डायग्राम से। मान लो विद्युत चुम्बकीय विकिरण इधर गति कर रही है, ठीक है, तो ये तो हो गई तरंग संचरण की दिशा। खूब ढंग से कर ले, क्लियर कर लो। विद्युत चुम्बकीय विकिरण इधर जा रही है, तो ये तो हो गई तरंग संचरण की दिशा। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दो क्षेत्र होंगे, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दो क्षेत्र होंगे, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। और एक होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला। समझने की कोशिश करो, ये ऐसे है, ऐसे, मतलब ये ऐसे आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर अंदर, मतलब ये ऐसे चल रहा है, अंदर बाहर, है ना। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। क्लियर? और दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। ये तरंग संचरण की दिशा है ना। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा है, ऐसे बाहर अंदर, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। क्लियर कर लो। और दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी क्या है? लंबवत। क्लियर? इस तरह से तो ये दोनों क्षेत्र मिलकर के विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करते हैं? निर्माण। आगे सुनो, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है इसकी तरंग प्रकृति, ये तरंग प्रकृति तो है, मैक्सवेल ने समझाई। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति की, ये तरंग होती है, तरंग ही तो है ये। इसमें दो तरंग है विद्युत चुंबकीय विकिरण में, एक विद्युत क्षेत्र की, एक चुंबकीय क्षेत्र की। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति मैक्सवेल ने समझाई। कौन से वैज्ञानिक ने? मैक्सवेल ने। एक एक बात को क्लियर समझते चलो, ठीक है। ये मैक्सवेल ने समझाई। अगली बात, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति जो है आप देख रहे हो, ये मैक्सवेल ने समझाई है। एक एक चीज को क्लियर कर लो। अच्छा, आगे लिख सकते हैं हम प्रकाश जो है, प्रकाश, ठीक है, भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बना है। मतलब प्रकाश में भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, प्रकाश जो होता है, लाइट, उसमें भी क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है। अच्छा, एक एक बात को सुनो। दो सुरंग या दो गर्तों के मध्य की दूरी,
दो सुरंग या दो गर्तों के मध्य की दूरी, इसको समझो। जैसे ढंग से देखो, ये दोनों हैं सुरंग, ये, और ये दोनों हैं गर्त, ये गर्त हैं, ढंग से देख लो। और ये दोनों क्या है, सुरंग हैं, ये भी सुरंग और ये भी सुरंग है। दो सुरंगों के बीच की दूरी, सुरंग मतलब उच्चतम मान और गर्त मतलब निम्नतम मान। इसको आप कोई सा भी क्षेत्र मान लो, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी ये कहलाएगी तरंगदैर्घ्य, या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी, और तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर कर लो। दो सुरंगों के बीच की दूरी, जैसे ये कोई तरंग है, तरंग में कोई भी तरंग है, तो उसमें जो अधिकतम मान के बीच की दूरी या न्यूनतम मान के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी, तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य एक दूरी है, मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दो टर्म्स काम में ली जाती हैं, एक तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होती है आप लिख सकते हैं, दो सुरंगों या दो गर्तों, ये बराबर आएगी दूरी के मध्य की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इस तरह से लिखते हैं, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर, जिसका मात्रक, क्योंकि ये दूरी है, मीटर होता है। अरे एक दूरी तो है, ये दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी है। क्लियर। तो इसको भी पूरे को नोट करो यहाँ तक इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है। फटाफट लिखो, फिर मुझे बताना आगे। जल्दी लिख लो। जल्दी लिखो, जल्दी। ठीक है, कर लिया। अच्छा, एक चीज और आती है, आपने सुना होगा आवृत्ति। ठीक है, अब आवृत्ति क्या होती है, तो दो शब्द है अपने पास, तरंगदैर्घ्य तो समझ गए, दो सुरंगों के बीच की या दो गर्तों के बीच की दूरी। आवृत्ति क्या होती है, देखो, एक से यहाँ से अपन स्टार्ट करें, यहाँ से अपन यहाँ तक आए तो एक कंपन पूरा हो चुका है। अरे तरंग ऐसे चल रही है,
तो तरंग में क्या हो रहे हैं, कंपन। यहां से एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक एक कंपन पूरा हो गया, या ऐसे कहूं एक गर्त से दूसरे गर्त तक एक कंपन हो गया है। मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण में एक कंपन हो चुका है, एक सुरंग से ऐसे दूसरे सुरंग तक एक बार एक कंपन हो चुका है। अच्छा, एक सेकंड में विद्युत चुम्बकीय विकिरण में जितने कंपन होते हैं उनकी संख्या कहलाएगी। एक सेकंड में विद्युत चुम्बकीय विकिरण में जैसे 100 कंपन हुए तो ये 100 क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति। और सिंपल भाषा में कहूँ, एक बिंदु है, इससे एक सेकंड में जितने तरंगदैर्घ्य गुजरते हैं उनकी संख्या आवृत्ति कहलाती है। इस बिंदु से मान लो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन है, तरंगदैर्घ्य। एक सेकंड में इस बिंदु से मान लो 50 तरंगदैर्घ्य गुजर गए तो ये 50 क्या है, आवृत्ति है। किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या। अब मान लो 50 तरंगदैर्घ्य गुजरे तो इसका मतलब 50 कंपन हो गए। अरे जब एक तरंगदैर्घ्य गुजरेगा तो कण एक बार कंपन कर चुका होगा, इसमें से एक तरंगदैर्घ्य गुजरा तो तरंग में एक कंपन हो चुका होगा, उस समय बुद्धि लगाना अपनी। तो अपन सिंपल याद रखते हैं, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले किसकी संख्या, तरंग दैर्घ्यों की संख्या या तरंग दैर्घ्यों की संख्या। तरंग दैर्घ्य को लैम्बडा से शुरू करते हैं, लैम्बडा से, ये रहा ना लैम्बडा। तरंग दैर्घ्य की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति को न्यू से सिंबल करते हैं, ये इसका मात्रक है, कहलाती है। मतलब कोई बिंदु है, उससे एक सेकंड में जितने तरंगदैर्घ्य गुजरेंगे, एक तरंगदैर्घ्य जब गुजरेगा तो तरंग में एक कंपन हो चुका होगा। 50 तरंगदैर्घ्य गुजरे तो तरंग में 50 कंपन हो चुके होंगे। एक तरह से बात वही है, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या या एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या, ये ज़्यादा बढ़िया है, इसको याद रखो। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। और आगे सुन लो, आवृत्ति का मात्रक एक वैज्ञानिक था हेनरी हर्ट्ज, उसके नाम के आधार पर रखा गया हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, या क्या हो सकता है, सेकंड इनवर्स। अरे यार 50 तरंगदैर्घ्य गुजरे तो 50 तरंगदैर्घ्य प्रति सेकंड गुजरे है, तो 50 संख्या है ना, है 50 कंपन हुए एक सेकंड में, तो प्रति सेकंड मात्रक ही तो आएगा। कंपन का क्या मात्रक है, कुछ नहीं। किसी बिंदु से संख्या 50 गुजरी तो उस 50 का तो कोई मात्रक नहीं हुआ, पर प्रति सेकंड इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। है किसी बिंदु से प्रति सेकंड होने वाले तरंगदैर्घ्यों की संख्या का तो कोई मात्रक नहीं होगा, तरंगदैर्घ्यों की संख्या का तो, पर एक सेकंड तो आ गया ना मात्रक, सेकंड इनवर्स प्रति सेकंड। तो एक तरह से मात्रक ये हुआ संख्या प्रति सेकंड। 50 तरंगदैर्घ्यों की संख्या प्रति सेकंड, संख्या का कोई मात्रक नहीं है, पर सेकंड का तो प्रति सेकंड का मात्रक तो सेकंड इनवर्स आएगा ना। तो इसका मात्रक है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज लिख दोगे, इसका मतलब भी सेकंड इनवर्स है। एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा, प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। अगली बात सुनो, प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह आपने सुना होगा कि प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है।
क्लियर? तो ये प्रकाश का वेग है, इतना होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण चाहे कोई सी भी हो, प्रकाश आपको पता ही है, विद्युत शुरू में कहा था मैंने कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बना होता है। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग, कोई सी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हो, कैसी भी हो, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग भी इतना ही होता है। अरे प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बना होता है, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग भी इतना ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ये निर्वात में भी गति करती हैं, माध्यम में तो गति करती हैं। अगर वायु नहीं है उस स्थान पर भी, अरे यार प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बना है, प्रकाश सूर्य से धरती पर आ रहा है, बीच में क्या इनको कोई माध्यम, कोई निर्वात थोड़ी माध्यम थोड़ी मिल रहा है। तो ये जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है निर्वात में भी गति करती हैं, अर्थात इन्हें ध्वनि तरंगों के समान, ध्वनि तरंग सुनी होंगी, ये निर्वात में गति नहीं करती हैं, ध्वनि तरंग, अर्थात इन्हें ध्वनि तरंगों के समान, ये तो आपको पता होगा। ध्वनि तरंग जैसे मेरी आवाज़ है, अगर निर्वात होगा तो निर्वात में आवाज़ गति नहीं करेगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्वात में भी गति करती हैं, अर्थात इन्हें ध्वनि तरंगों के समान किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ये तो हमेशा गति करेंगी। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो ध्वनि तरंग होती हैं, जल तरंग होती हैं, जल में तरंग जो उठती हैं, है ना, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में गति नहीं करती है। जबकि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं दोस्तों, ये निर्वात में भी गति करती हैं। ठीक है, एक बात और बताओ, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग, चुंबकीय विकिरण का वेग, वेग का मतलब सिंबल सी, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग अरे कितना होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। अभी लिख रहा है सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग इतना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों का सिंबल सी दिया, प्रकाश का वेग का सिंबल भी सी है। कितना होगा? सी बराबर न्यू लैम्बडा। होगा कि नहीं होगा बताओ, सोच लो। न्यू क्या है? आवृत्ति, और लैम्बडा क्या है? तरंगदैर्घ्य। लैम्बडा का मात्रक क्या है? मीटर, और आवृत्ति का मात्रक क्या है? सेकंड इनवर्स। तो बताओ, इन दोनों का गुना कर दूंगा, सोच लो। तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर, और इसका मात्रक क्या है? आवृत्ति का सेकंड इनवर्स। तो वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड ही तो होता है। तो अगर अपन तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का गुना कर देंगे तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग नहीं आ जाएगा क्या? अरे खुद सुन लो, लैम्बडा का मात्रक क्या बताया आपने? मीटर, और इसका गुना हो रहा है इससे, सेकंड इनवर्स से, आवृत्ति का मात्रक ये। तो वेग का इन दोनों का गुना कर दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड नहीं आ जाएगा क्या? तो अगर मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की मुझे आवृत्ति पता हो और विद्युत चुंबकीय विकिरण का मुझे तरंगदैर्घ्य पता हो तो दोनों का गुना कर दूं तो ये आ जाएगा वेग। एक बात और सुन लो, एक शब्द और आएगा आपके सामने, तरंग संख्या। इसका सिंबल होगा ये न्यू बार। तरंग संख्या क्या होती है? सीधी सी याद रखें, तरंग संख्या बराबर होती है 1/λ, तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम है।
तरंग संख्या क्या होती है? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम। मात्रक क्या आएगा? मीटर इनवर्स। अरे नीचे ये लैम्बडा का मात्रक मीटर, मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो तरंग संख्या क्या होती है ये भी याद रखो, कभी कभी पूछ लेता है। दो फॉर्मूले आए अपने पास, C बराबर न्यू लैम्बडा। C है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वेग, म्यू है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्ति, लैम्बडा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य, और ये है तरंग संख्या। कभी कभार पूछ लेता है तरंग संख्या ज्ञात करो। तो तरंग संख्या क्या होती है? तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम 1 लैम्बडा। क्लियर? तो दो फॉर्मूले भी है इसमें। फटाफट यहाँ तक इसे नोट करें। जल्दी लिखो जल्दी। मैंने आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाया आपको। पेपर में आ जाए विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति बताइए, तो भी आपको ये लिखना है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने बताई है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक तरंग है, इसमें दो तरंग हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर?